हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों से निवेदन है आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था। आप लोगों को बताना है सबसे पहला डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है हमारे पास एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी है डिफरेंस इंजन तथा ऑप्शन सी है इनयाक तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कोलेसस। आप लोगों को बताना है फर्स्ट डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोलेसस जो था वो हमारा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था। इसका निर्माण 1943 में, आप लोगों को ध्यान रखना है इसका डेवलपमेंट 1943 में टॉमी फ्लोबस द्वारा किया गया तथा ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका डेवलपमेंट 1943 में टॉमी फ्लोबस द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि एडीसेक का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है ईडीएसएसी का फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप लोगों को बताना है एडीसेक का राइट फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। आप लोगों को ध्यान रखना है एडीसेक जो था वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था तथा इसका निर्माण 1949 में 1949 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इनयाक का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है जो इनयाक है उसका फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन बी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तथा सी ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कि इनयाक का राइट फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर होता है आपकी इनयाक का फुल फॉर्म। इनयाक जो था इसका डेवलपमेंट 1946, आप लोगों को ध्यान रखना है 1946 में जॉन प्रॉस्पर मौचोली द्वारा किया गया था तथा ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1946 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था। डेवलपर का नाम था जॉन प्रॉस्पर मौचोली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। आप लोगों को बताना है जो पंच कार्ड है जो कि एक डेटा स्टोरेज का काम करता है उसका आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन बी है जोसेफ कोर्साकोव ने, ऑप्शन बी है सी है बीर कोर्साकोव में तथा लास्ट ऑप्शन है हरमन होलरिथ ने। आप लोगों को बताना है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरमन होलरिथ ने डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कब किया। अभी यहाँ पर हमने बात की थी जो कि पंच कार्ड होता है वो आपका डेटा स्टोरेज के लिए काम में आता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उस पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलरिथ द्वारा किस सन में किया गया था। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 के दशक के अंत में। आप लोगों को ध्यान रखना है 1980 जो दशक था उसके अंत में हरमन होलरिथ ने डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है जो हमारी फिफ्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें तथा क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, क्लास को लाइक करना आप लोग ना भूलें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस ज्ञान
ठीक है, GS ज्ञान 247 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो को शेयर करते रहते हैं तथा कुछ इंपॉर्टेंट PDF को भी इस चैनल पे हम शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ULSI, ठीक है, ULSI। इसका एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसको बोला जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। आप लोगों को ध्यान रखना है, ULSI की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ULSI की फुल फॉर्म हो जाएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी जगह पे हम AI का भी प्रयोग करते हैं। 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाता है 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BLSI का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को बताना है कि BLSI का फुल फॉर्म क्या है। वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटिंग, ऑप्शन बी है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, ऑप्शन सी है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर तथा लास्ट ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो BLSI था वो हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में BLSI का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, तथा 5th में ULSI का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था? जो हमारा 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था? आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास फोर्ट्रान, ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है मशीन लैंग्वेज तथा लास्ट ऑप्शन है बेसिक लैंग्वेज। 1st जनरेशन के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? आप लोगों को बताना है जो पैरेलल पोर्ट होते हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास माउस के द्वारा, ऑप्शन बी है मॉनिटर के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रिंटर के द्वारा या फिर बाहरी संग्रहण डिवाइस के द्वारा। पैरेलल पोर्ट का बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिंटर के द्वारा आपका प्रयोग किया जाता है पैरेलल पोर्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध होते हैं? जो आपका कंप्यूटर है उसके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है डेटा और प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कहाँ पर अवेलेबल रहते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट में, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग यूनिट में, ऑप्शन सी है इनपुट में या फिर लास्ट ऑप्शन स्टोरेज में। आप लोगों को बताना है कि जो डेटा और प्रोग्राम है वो कहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टोरेज में उपलब्ध रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे GIGO कहा जाता है, जिसका अर्थ है, आप लोगों को बताना है GIGO का अर्थ क्या होता है, यानी कि GIGO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है हमारे पास गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, ऑप्शन बी है गुड इनपुट गुड आउटपुट, ऑप्शन सी है गार्बेज इन गार्बेज आउट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है GIGO की फुल फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पर GIGO की फुल फॉर्म हो जाएगी गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में स्टोरेज उपकरणों की गति आरोही क्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित करें, यानी कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर दे रखी हैं डिवाइसें जैसे कि रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, कैश मेमोरी हो गई, फ्लॉपी हो गई, इनके आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है, काफ़ी सोच समझ के इसका आंसर करना है। आप लोगों को बताना है कि इसका सही आरोही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DBAC, ठीक है, DBAC होता है, यानी कि यहाँ पर फ्लॉपी सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका C यानी कि कैश मेमोरी तथा उसके बाद आ जाएगा आपकी रैम, यानी कि रैम जो है सबसे लास्ट में यहाँ पर आएगी, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर पूछा जाता। अगर यहीं पर अवरोही क्रम में पूछा जाता यानी कि घटते हुए क्रम में,
तो क्या हो जाता, रैम सबसे पहले आ जाता, ठीक है, फिर आपकी कैश मेमोरी आ जाती, फिर हार्ड डिस्क आती, फिर आपकी फ्लॉपी डिस्क आती, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई? आप लोगों को बताना है कि पहली बार सीडी जो है वो बाजार में कब आई। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1980, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1986 तथा लास्ट ऑप्शन है 1987। आप लोगों को बताना है पहली बार सीडी बाजार में कब आई। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1982 में आपकी पहली बार सीडी मार्केट के अंदर आई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसकी शुरुआत कब हुई? यानी कि डीवीडी जो थी वो मार्केट में कब आई, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1995, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1998 तथा लास्ट ऑप्शन है 1999। डीवीडी कब शुरुआत हुई? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1995 में डीवीडी की शुरुआत हुई, ठीक है। 1995 में डीवीडी की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर तथा लास्ट ऑप्शन है मदरबोर्ड। आप लोगों को राइट आंसर करना है कि कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। आप लोगों को बता दें पेरिफेरल डिवाइस में कौन सी आती हैं, जो आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, जो आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं तथा जो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जो कि बाहर से कनेक्टेड रहती हैं। उन सभी डिवाइस को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइस। यानी कि इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई या फिर स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो कि बाहर से कनेक्टेड रहती हैं, उन सभी डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कि कौन सी यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड जो है आपकी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये आपकी कैबिनेट के अंदर होती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम पीसीबी होता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है। इसके ऊपर कई सारे कंपोनेंट्स इम्पोज रहते हैं। तो मदरबोर्ड जो होती है वो कैबिनेट के अंदर होती है, तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है? आप लोगों को बताना है, अगर ऑडियो डेटा है आपके पास, उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है तो कौन सी डिवाइस बदलेगी? पहला ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है हेडफोन, ऑप्शन सी है साउंड कार्ड तथा लास्ट ऑप्शन है वीडियो कार्ड। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साउंड कार्ड, ठीक है। साउंड कार्ड जो है वो आपके ऑडियो को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? अगर आपको हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट कराने हैं तो आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? जैसे कि बैनर हो गया, जो कि एक हाई वेक्टर ग्राफिक्स का प्रिंट के रूप में जाना जाता है। अगर आपको बैनर को छपवाना है तो आप किसको प्रेफर करेंगे? पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर को, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर को, ऑप्शन सी है प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े बैनर्स को छापने के लिए ही जाने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप लोगों को बताना है जो पोर्टेबल डिवाइस होती हैं उनके अंदर फ्लैश मेमोरी का उपयोग ज़्यादा होता है या नहीं। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है पोर्टेबल डिवाइस के अंतर्गत या नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। पोर्टेबल डिवाइस के अंदर फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। पोर्टेबल डिवाइस वो होती हैं जिन डिवाइस को हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वो डिवाइस क्या कहलाती हैं? पोर्टेबल डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि अपना पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, आपका फ़ोन हो गया, ये सब की सब कैसी डिवाइस हैं? पोर्टेबल डिवाइस हैं। इन डिवाइसों के अंदर कैसी मेमोरी प्रयोग होती है? फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यवसायिक यानी कि कमर्शियल उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या उनका प्रयोग कमर्शियल पर्पज के लिए किया जा सकता है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इन सब का प्रयोग हम व्यवसायिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। पहला ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन सी है लिनक्स ऑफिस तथा लास्ट ऑप्शन है माई एक्सक्यूएल। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई। जो आपकी सबसे पहली हार्ड डिस्क थी वो किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी। आप लोगों को बताना है पहली हार्ड डिस्क किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास सैमसंग, ऑप्शन बी है तोशिबा, ऑप्शन सी है IBM तथा लास्ट ऑप्शन है इप्सन। आप लोगों को बताना है कि पहली हार्ड डिस्क किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IBM। IBM द्वारा पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी। IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप लोगों को ध्यान रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है आपकी IBM की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि CTR मॉनिटर का आविष्कार किसने किया। आप लोगों को बताना है जो CTR मॉनिटर होते हैं उनका डेवलपमेंट किसने किया। पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्लेन रिफ्किन, ऑप्शन बी है जॉर्ज हेरार, ऑप्शन सी है कार्ल फर्नांडिस ब्रोन तथा लास्ट ऑप्शन है फिलिप जॉन। आप लोगों को बताना है CTR मॉनिटर का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल फर्नांडिस ब्रोन ने CTR मॉनिटर का डेवलपमेंट किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है। जो आपकी कंप्यूटर प्रोसेसर लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनकी गति किस में मापी जाती है। पहला ऑप्शन है बिट प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है हर्ट्ज प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है हर्ट्ज के अंदर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज के अंदर प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है हर्ट्ज के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया। आप लोगों को बताना है जो ब्लूटूथ है उसका आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है हमारे पास मार्टिन सहयोग, ऑप्शन बी है एरिक्सन, ऑप्शन सी है स्टीव जॉब्स तथा लास्ट ऑप्शन है डगलस फ्रीगिन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। ब्लूटूथ जो है आपकी एक पेन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, पेन का एक एग्जाम्पल है आपका ब्लूटूथ। आप लोगों को ध्यान रखना है।